Dear student, good afternoon. I will discuss today zoology fourth semester multiply question. तो आइए हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन से परीक्षाओं में ज़रूर आपको अधिक से अधिक सहायता मिलेगी। तो पीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी मल्टीप्लाई क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये पूछा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का पिता कौन है। यहाँ आप ऑप्शन दिया हुआ है, 4 विकल्प दिए हुए आपके पेज पर दिया हुआ है। जे मेंडल, तो जे मेंडल को बायोटेक्नोलॉजी का पिता नहीं माना जाता। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज किया था, इसलिए यह विकल्प गलत होगा। दूसरा दिया है जेम्स वाटसन, तो जेम्स वाटसन को भी इस क्षेत्र में उपलब्धि नहीं मिली, इसलिए दूसरा विकल्प भी गलत। तीसरा है लीनियस पाउलिंग, इनका भी दूसरे क्षेत्रों में योगदान रहा, इसलिए तीसरा विकल्प गलत। चौथा विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा है कार्ल इर्की इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के पिता कौन है, तो कार्ल इर्की को बायोटेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, which of the following enzyme is used to join the DNA fragment, यानी DNA फ्रेगमेंट यानी DNA के टुकड़े को जोड़ने में कौन सा एंजाइम काम में लाया जाता है। तो पहला है आरनेस, नहीं होगा। दूसरा है डिनेस, यह भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प आपका दिख रहा होगा लाइगेस, यही सही होगा। और चौथा है टोपो आइसोमरेज, यह भी गलत होगा। क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड, कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका प्रयोग किया जाता है ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट, यानी डीएनए के टुकड़े को जोड़ने में कौन सा एंजाइम प्रयोग में किया जाता है। तो सही आंसर होगा लाइगेज। क्या होगा? लाइगेज। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन, ए टेक्निक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूज्ड फॉर, कौन सी ऐसी विधि है, ए टेक्निक दिया हुआ, ए टेक्निक यूज्ड फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन इज, कौन सी ऐसी पद्धति है कि जो जीन की विसंगति को दूर करने में सहायता करता है। तो यहां दिया हुआ है क्लोनिंग, नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन, यह भी नहीं होगा। तो इन दोनों विकल्पों को हम गलत करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है। दिया हुआ है तीसरा है जीन थेरेपी, तो सही विकल्प क्या होगा? जीन थेरेपी का प्रयोग क्या होता है भाई? ए टेक्निक यूज्ड फॉर करेक्टिंग इफेक्टिव जीन, जो विकृत प्रकार के जीन होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जीन थेरेपी। चौथा विकल्प है कीमोथेरेपी, यह भी विकल्प गलत होगा। तो आपका प्रश्न था ए टेक्निक माने एक विधि, यूज्ड माने जिसका प्रयोग किया जाता है, फॉर करेक्टिंग माने सही करने के लिए, डिफेक्टिव जो विकृत होते हैं जीन, इज, तो कौन सी विधि होगी? वह है जीन थेरेपी। क्या है? जीन थेरेपी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन
थेरेपी। दिया हुआ है द फर्स्ट, फर्स्ट माने पहला, ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस इज, कहने का आशय कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें सबसे पहले जीन की अदला बदली कराई गई। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस इज, तो दिया हुआ ब्रिंजल नहीं होगा, दिया हुआ राइस यह भी नहीं होगा, कॉटन यह भी नहीं होगा, आपको दूसरा विकल्प होगा टोबैको। टोबैको क्या है? सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको है। क्वेश्चन रहा द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज ब्रिंजल, नहीं होगा, टोबैको, यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा टोबैको के बारे में। तो सबसे पहला इसमें जीन अदला बदली करके उसको उत्पादित कराने वाला पौधा है, वो है टोबैको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉज, दिया हुआ है व्हाट कॉज, क्या कारण है, व्हाट कॉजेज स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिनको प्राय हम घरेलू माता के नाम से या छोटी माता के नाम से जानते हैं, किसके कारण फैलता है? तो पहला विकल्प में है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया द्वारा ये नहीं फैलता है। दूसरा विकल्प है वायरस, तीसरा फंजाई, चौथा है प्रोटोजोआ। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस जनित बीमारी है, बाकी तीनों विकल्प द्वारा ये स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो स्मॉल पॉक्स, व्हाट कॉजेज, क्या कारण है स्मॉल पॉक्स के होने के, क्या कारण है? तो ये विषाणु जनित रोगों की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर होगा वायरस। क्या होगा? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज, दिया हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या दिया हुआ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय, दिया हुआ है पहला विकल्प सटन एंड बावेरी, नहीं होगा, वाटसन नहीं होगा, खुराना यह भी नहीं होगा, तो ये विकल्प गलत हो जाएंगे, यह भी गलत हो जाएगा, सटन ऑफ बावेरी यह भी गलत होगा। कौन है? कोहेन एंड बायर। कोहेन और बायर को क्या कहा जाता है? डिस्कवर्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज कौन किया था? कोहेन एंड बायर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की खोज किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन, विच इज, अगला क्वेश्चन, विच इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मतलब वंशानुगत जो आपके फसलें हैं वो कौन सी हैं? तो दिया हुआ है वीटी कॉटन, वीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, ऑल ऑफ एबव। इसमें ऑल ऑफ एबव सही होगा, क्योंकि बीटी कॉटन भी है, बीटी ब्रिंजल भी इसके अंतर्गत आता है, गोल्डन राइस भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। तो इसमें से तीनों क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आपका लगा हुआ है, यानी चारों विकल्पों में से उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, केमिकल एंटीबॉडीज इज अनदर नेम फॉर, आइए देखिए दिया हुआ है केमिकल एंटीबॉडीज इज अनदर नेम फॉर,
केमिकल एंटीबॉडी यानी रासायन एंटीबॉडीज का रासायनिक दूसरा नाम तो दिया है ओविलो न्यूक्लियोटाइड, दिया हुआ है ऑप्टामर्स, प्लाज्मिड नहीं होगा तो दिया हुआ है इम्यूनोग्लोब्युलिन, यही सही होगा। केमिकल एंटीबॉडीज अनदर नाम, कहने का आशय यह है कि जो रासायनिक एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या होगा, उसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्युलिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चीज। तो चीज तो सारे लोग जान ही रहे हैं, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो चीज तैयार करने के काम में लाया जाता है। दिया हुआ है विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम इज यूज्ड माने प्रयोग किया जाता है फॉर प्रिपरेशन, तैयार करने में आप चीज। तो पहला है एमाइलेस, नहीं होगा। दूसरा है रेनिन, यही रेनिन होता है जो चीज प्रिपरेशन यानी तैयार करने में सहायता करता है। तीसरा है लाइपेज, यह भी नहीं होगा। चौथा है पेप्सिन, नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प आपको मिल गया? दूसरा, रेनिन। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको पूछता है विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चीज, तो आपका उत्तर होगा रेनिन। क्या होगा? रेनिन। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है अगर इज commercially obtained from दिया हुआ है अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहने का आशय व्यावसायिक रूप में अगर कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। दिया हुआ है जिलेडियम एंड क्रैसिलेरिया, दूसरा दिया हुआ है फ्यूकस, तीसरा है स्पाइरोगाइरा, चौथा है सारगैसम। तो इसमें से जो पहला विकल्प होगा वह है जिलेडियम एंड क्रैसिलेरिया, विकल्प सही होगा। बाकी ये तीनों विकल्प आपके गलत होंगे। अगर का नाम आपने सुना होगा, अगर इस कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इसमें कौन सा विकल्प सही हुआ? पहला विकल्प। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्पिरुलिना, आपने नाम सुना होगा। स्पाइरुलिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहने का आशय स्पिरुलिना किससे प्राप्त किया जाता है। दिया हुआ विकल्प में एल्गी, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई। तो स्पिरुलिना प्राप्त किया जाता है किससे? बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त किया जाता है? बैक्टीरिया से। तो एल्गी गलत होगा, ईस्ट भी गलत होगा, फंजाई भी गलत होगा। तो सही जवाब आपका क्या होगा? बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा। यहां एक पूछ रहा है फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन माने जाते हैं। तो पहला विकल्प है रामजी सिंह, नहीं होंगे। दूसरा है एलिक जेफराज, नहीं होगा। चौथा है नन ऑफ दीज, नहीं होगा। इसमें से दूसरा विकल्प लालजी सिंह। लालजी सिंह को क्या माना जाता है? फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन हैं।
तो सही जवाब होगा लालजी सिंह। क्या होगा? लालजी सिंह। अब अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज, दिया हुआ है, हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी होती है। हीमोफीलिया ए इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, कहने का आशय है हीमोफीलिया ए किसके कारण होता है। दिया हुआ है, इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्लॉटिंग फैक्टर 8, कैल्शियम, प्लेटलेट, आरबीसी। तो हीमोफीलिया का जो संबंध होता है वह है क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। दूसरा कैल्शियम नहीं होगा, तीसरा प्लेटलेट नहीं होगा, चौथा आरबीसी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हीमोफीलिया ए इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब आइए अगला क्वेश्चन। क्लॉटिंग फैक्टर, देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म अराइज। दिया हुआ ना, हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म अराइज, कहने का आशय पॉलीमॉर्फिज्म कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ विकल्प दिया हुआ म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, डिप्लॉयडी, हैप्लॉयडी। तो रिकॉम्बिनेशन, डिप्लॉयडी और हैप्लॉयडी नहीं होगा। पॉलीमॉर्फाइज म्यूटेशन द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए ये पहला विकल्प सही होगा। बाकी तीनों विकल्प गलत होंगे। क्या होंगे? गलत होंगे। क्वेश्चन था हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म अराइज, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब था म्यूटेशन, जिसको कहते हैं उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स। दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स, यानी बायोस्टैटिक्स का पिता किसे माना जाता है। तो पहला है फिशर, नहीं होंगे। कार्ल पर्सन, इनका भी नाम नहीं आता है। फिर अगला विकल्प है फ्रांसिस गाल्टन, और फिर अगला है वाल्टर वेल्डन। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प तलाश करना होगा। तो फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, इसलिए पहला विकल्प गलत, दूसरा भी गलत होगा, चौथा भी गलत होगा। तो दिया हुआ है हु इज द फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स, यानी बायोस्टैटिक्स का पिता किसे माना जाता है। तो सही जवाब था क्या? फ्रांसिस गाल्टन। अब अगला क्वेश्चन है which is measure of central tendency। जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा सांख्यिकी वाला, उसमें ये क्वेश्चन रहा होगा, जहां मीन, मीडियन, मोड आप पढ़े होंगे, उस वाले चैप्टर में ये रहा होगा विच मेजर कैसे मापा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। इंक्लूड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर, सेंट्रल टेंडेंसी के मैग्नेटिक स्कोर को किस के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है मीन, मोड, मीडियन और रेंज। तो सेंट्रल टेंडेंसी का जो स्कोर मापा जाता है
ओ मीन के द्वारा, इसलिए मीन सही होगा, बाकी यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा। तो क्वेश्चन था विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मापा जाता है, सही विकल्प था मीन। अब अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है विच इज द पोस्टनल एवरेज, दिया हुआ मीन, मीडियन, मोड, बोथ बी एंड सी, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ या दोनों का उत्तर दे रहा है। तो विच इज द पोस्टनल एवरेज, सही विकल्प होगा मीडियन। क्या होगा? मीडियन। या तो ये मीन नहीं होगा, यह गलत होगा, मोड यह भी गलत है, बोथ एंड ये भी रंग। तो यह था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हु प्रपोज्ड द स्टूडेंट टी टेस्ट, छात्रों के लिए टी टेस्ट पद्धति का विकास किसने किया था? तो 4 विकल्प आपके सामने दिया हुआ है W.S. गोसेट, कार्ल पार्सन, पैस्कल, फ्रैंक विल्कॉक्सन। तो इसमें सही विकल्प ये होगा W.S. गोसेट ने स्टूडेंटों के लिए टी टेस्ट का आविष्कार किया था, प्रपोज दिया था। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ये पेन ड्राइव क्या दिया हुआ है? बहुत सही। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, कंप्यूटर भी चलाते होंगे, तो और कंप्यूटर आपके क्षेत्र में, आपके टॉपिक में है। ए पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेन ड्राइव किस प्रकार का उदाहरण है? दिया है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है प्राइमरी मेमोरी, चौथा है सेकेंडरी मेमोरी। तो पेन ड्राइव इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। क्योंकि रैम और रोम नहीं होगा, प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा, तो पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव होता है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए सर्च इंजन। आप लोग चलाते होंगे गूगल, चलाते होंगे ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो यहां दिया हुआ विच ऑफ दीज इज ए सर्च इंजन, कौन सा खोजने में प्रयुक्त किया जाता है? जैसे कुछ भी खोजना होगा तो आप कहाँ जाएंगे? गूगल, क्रोम, इड्स, बोथ ए एंड बी। तो इसमें से दिया हुआ है विच ऑफ दीज ए सर्च इंजन। तो सर्च इंजन के लिए गूगल क्रोम भी होता है, और क्या होता है? गूगल होता है, इज्ड नहीं होता है, इसलिए इसमें विकल्प सही होगा बोथ ए एंड बी। यह सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, तो इसमें से विकल्प सही होगा चौथा कि विच ऑफ दीज इज ए सर्च इंजन। गूगल के द्वारा भी हम खोज लेते हैं, गूगल क्रोम के द्वारा भी खोज लेते हैं, जबकि एड्स का काम खोजने में नहीं होता है, इसलिए चौथा विकल्प दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों विकल्प सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है द ब्लास्ट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? द ब्लास्ट प्रोग्राम वाज डेवलप्ड इन, ब्लास्ट प्रोग्राम का विकास कब हुआ था? तो विकल्प है 1992, 1995, 1990, 1991. So the blast program was developed in 1919, यानी 1990 में ब्लास्ट प्रोग्राम का विकास किया गया था। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है द टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज क्वाइंड, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको ये जानना होगा। दिया हुआ है विकल्प में जेडी वाटसन, पाउलिंग हेजगे, मार्गेट डायहाफ, फेडरिक सेंगर। तो दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा है? पाउलिन, दिया हुआ है दूसरा विकल्प पाउलिन हेजवे। पहला विकल्प नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी गलत होगा। तो दूसरा विकल्प सही होगा। द टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज क्वाइंड बाई पाउलिन हेजवेज। अब अगला क्वेश्चन है रोम स्टैंड, अभी इसके पहले था रैम और रोम का नाम एक बार आया था। दिया हुआ है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेथड, रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ दीज। इनमें से रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? रीड ओनली मेमोरी। यह केवल तीसरा विकल्प रीड ओनली मेमोरी यही सही होगा। रीड ओनली मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर, मोबाइलों में होता है रैम और रोम। तो दिया हुआ है रीड ओनली मेथड केवल विधि को पढ़ सकता है, रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी केवल मेमोरी को पढ़ने का काम कर सकता कौन? रोम। अब अगला है क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। दिया हुआ व्हाट इज द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट? पाई चार्ट में टोटल कितने, पाई चार्ट में टोटल कितने दिया हुआ है व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ द सेंट्रल ऑफ पाई चार्ट? पाई चार्ट कितने अंशों में बटा होता है? तो दिया हुआ है 360, 320, 180 और 90। तो इसका सही उत्तर होगा कितना? 360। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और आप से उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें से आपको परीक्षाओं के दौरान मिल सकते हैं।